इस समय हम मौजूद हैं हावड़ा में और हावड़ा की नजर दिखाना चाहेंगे कि देखिए हावड़ा मैदान में जिस तरह से सुबह से ही सीपीएम के जो समर्थक थे वो सड़कों पे उतरे थे, जो बाकायदा जो बसें थी उन बसों को पूरी तरह से खाली कराए हैं। यानी जो यात्री थे, यात्रियों को बसों से खाली कराया जा रहा है, बसों को निशाना बनाया जा रहा है, जगह जगह टायर जला जा रहा है। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के जिले हैं जिस तरह से हुगली हो, बैरकपुर हो, यहाँ पे कह सकते हैं मेदिनीपुर हो, यहाँ हावड़ा का डोमजूर हो, वहाँ पे जगह जगह ट्रेनों को रोका जा रहा है, अवरोध किया जा रहा है। और बाकायदा ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल टीएमसी के कहा गया है कि बंद का पश्चिम बंगाल में कोई असर नहीं रहेगा। पुलिस प्रशासन की पूरी व्यवस्था किया गया है, कोलकाता, हावड़ा ब्रिज सभी जगहों पे, लेकिन बस पूरी तरह से खाली है। यानी सीपीएम के समर्थक सड़कों में उतरे हैं, बसों को खाली करा रहे हैं, लोग डरे समय हैं और अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। कैमरामैन पंकज साथ मनोज पांडे, हावड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम 2.0 थीम पर पौधारोपण के महाअभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या के पूरा बाजार ब्लॉक स्थित विकसित किए गए त्रिवेणी वाटिका में पौधारोपण का अभियान शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान सेल्फी भी ली। अभियान के तहत सभी मंत्री जनपदों में रह करके पौधारोपण कर रहे हैं। इसके लिए नर्सरी से 52.43 करोड़ पौधे तैयार हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ में, ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधारोपण किया। पूरे अभियान में 26 विभागों और 25 करोड़ नागरिकों की सहभागिता है। सभी 18 मंडलों में सबसे ज्यादा पौधे लखनऊ मंडल में लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी विभागों के लिए लक्ष्य तय किया गया है। वन विभाग सड़क के किनारे 1.14 करोड़, एक्सप्रेसवे के किनारे 2.50 लाख पौधे लगाएगा। वहीं एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन की चेतावनी दी जा रही है। इसकी वजह है कि अनियोजित विकास और पेड़ों की कटौती। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। पंजाब विधानसभा का सेशन कल से शुरू होने जा रहा है। सेशन 2 दिन तक चलेगा, जिसमें राज्य सरकार बीएसवी के मुद्दे के ऊपर एक बिल लेके आने की तैयारी में है, जिसमें एक सख्त कानून का प्रावधान होगा। और वहीं पर राज्य सरकार ड्रग्स के मुद्दे के ऊपर विपक्ष को घेरने की अपनी जो रणनीति है वो पूरी तैयार कर चुकी है। लेकिन वहीं पर यदि विपक्ष की बात की जाए तो विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा पहले ही डिमांड कर चुके हैं कि 2 दिन का जो सेशन है वो पंजाब के मुद्दों के प्रति बिल्कुल ही नाकाफी होगा और इसको 4 दिन का किया जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार ही खराब हो रही है, हर तरफ कत्ल हो रहे हैं और फिरौतियां मांगी जा रही हैं। इसी मुद्दे के ऊपर सरकार को बहस करनी चाहिए और पंजाब के लोगों को जो सच्चाई है वो भी बताई जानी चाहिए। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित पंचायत चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की तैयारी में जुट गई है बीजेपी। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में बीजेपी की नजर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 1 लाख गाँव और 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। बीजेपी के लिए चुनौती ऐसे गाँव है जहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। निर्णय ये भी लिया गया है कि जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है वहाँ मुस्लिम उम्मीदवारों का समर्थन होगा। इसकी तलाश का जिम्मा पार्टी की अल्पसंख्यक विंग को दे दिया गया है। पार्टी का दावा है कि ऐसा निर्णय पार्टी को विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी इसका फायदा दिला सकता है। पार्टी के रणनीतिकारों का ये भी मानना है कि पंचायत चुनाव में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवार उतारने से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पार्टी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वो फिर से यश भारती सम्मान की शुरुआत करेंगे और समाज में बेहतर काम करने वाले लोगों का सम्मान करेंगे। 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और उस वक्त के समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने यश भारती सम्मान की शुरुआत की थी, जिसमें अमिताभ बच्चन से लेकर के कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों, चित्रकारों और खिलाड़ियों का सम्मान किया जाता था। बाद में इसमें पेंशन भी जोड़ दी गई थी, लेकिन योगी सरकार आने के बाद यश भारती पुरस्कार और पेंशन की रकम दोनों को बंद कर दिया गया था। आज अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय में कुछ खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए ऐलान किया कि 2027 में वो फिर से ये सम्मान शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद पर अखिलेश यादव बोले कि ये अलग किस्म का राजनीतिक खेल चल रहा है। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र से लोग उत्तर प्रदेश में 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें तो हम लोग भी मराठी भाषा सीख लेंगे। आज अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान किया कि 2027 में सरकार बनने पर वो आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो पहले भी कहते रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा। 2022 में भी बीजेपी की सरकार बेईमानी से बनी थी।
कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ विपक्ष के बिहार बंद की गूंज दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दी। बीजेपी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने सवाल किया कि क्या विपक्ष घुसपैठियों और अन्य लोगों को मतदाता सूची में शामिल करना चाहता है? क्या यह सच नहीं है कि रोहिंग्याओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं? विपक्ष ऐसे अवैध मतदाताओं के आधार पर अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। उनका रवैया गंभीर सवाल खड़े करता है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ रहे हैं और इस तरह से विरोध प्रदर्शन करके दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि बिहार में 7.9 करोड़ मतदाता हैं और 4 करोड़ मतदाताओं ने गन्ना फॉर्म जमा कर दिया है। जिनके नाम 2003 तक मतदाता सूची में थे, उन्हें दस्तावेज जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर तौर पे उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि संविधान की प्रति लेकर घूमने वाले राहुल गांधी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने विपक्ष के घटक दलों से भी आपत्ति जताई, जिसने पिछले चुनाव में विभिन्न मतदाताओं के नामों का दोहराव हुआ है, ऐसा कहकर पहले भी चुनाव आयोग से मतदाता सूची को साफ करने की मांग की थी। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। गुजरात पुल हादसे पर कांग्रेस की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा ये पुल हिल रहा था, जिसकी जानकारी गुजरात सरकार को थी, लेकिन इसके बाद भी आवाजाही बंद नहीं की गई। गुजरात के बड़ोदरा में आज सुबह हुए दुखद पुल हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद प्रदेश की भूपेंद्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कांग्रेस का दावा है उन्हें इस घटना के बारे में पहले ही आभास हो गया था। गुजरात कांग्रेस ने कहा कि हमने सरकार को बताया था कि पुल अच्छी हालत में नहीं है, इसके चलते कभी भी हादसा हो सकता है। पार्टी के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि यह घटना राज्य सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि गंभीरा पुल जो आनंद और बड़ौदा जिलों को जोड़ता है, आज सुबह ढह गया। पूरे सौराष्ट्र का ट्रैफिक यहीं से होकर गुजरता है। हमने सरकार से बार बार मांग की थी और लोगों ने भी उन्हें लिखा था कि पुल अच्छी हालत में नहीं है और इसकी मरम्मत की जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि यह घटना हुई। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। मुंबई में आत्महत्या का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 32 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ब्लैकमेलिंग के डर से अपनी जान ले ली। ब्लैकमेल करने वाले इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगातार धमकी दे रहे थे कि उसका प्राइवेट वीडियो लीक कर देंगे और पिछले 18 महीने में 3 करोड़ से ज्यादा वसूली कर चुके थे। मृतक सीए की पहचान राज मोरे के रूप में हुई है, जिसने जहर खा लिया और 3 पन्नों की सुसाइड नोट भी छोड़ा। इसमें उसने अपनी मौत के लिए 2 व्यक्ति राहुल परवानी और सबा कुरैशी को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस के अनुसार एक महिला समेत 2 आरोपियों के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के उकसाने का मामला दर्ज किया है और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दोनों ने कथित तौर पर पिछले 18 महीने में पीड़ित से उसके निजी वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देकर 3 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां पे उन्हें पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इन्होंने कुल कितनी रकम इस चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऐंठे थे और इनके साथ और कोई शामिल तो नहीं। कैमरा पर्सन विनोद सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। राजस्थान में भारतीय वायुसेना का एक और लड़ाकू जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दरअसल रतनगढ़, जो कि चूरू जिले में आता है, वहां के राजडेलसर गांव में यह पूरा हादसा सामने आया। लोगों ने एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी, आग का गुब्बार देखा और जब वे मौके पर पहुंचे तो उन्होंने भारतीय वायुसेना के इस जेट को पूरी तरह अलग अलग टुकड़ों में बिखरे हुए इधर उधर देखा और तत्काल उन्होंने स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दे दी। स्थानीय प्रशासन ने आला अधिकारियों को इसकी जानकारी देते हुए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों को सूचना दे दी है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। वे पूरे मामले की तफ्तीश में जुटे हुए हैं। इस घटना में लोगों की यदि माने तो एक शख्स को बुरी तरह झुलसा हुआ देखा गया और कहा जा रहा है कि ये विमान में सवार पायलट या को पायलट हो सकता है। 2 लोग हताहत हुए हैं इस पूरी घटना में और विमान हादसे के पीछे टेक्निकल ग्लिच को सबसे बड़ा कारण शुरुआती तौर पर माना जा रहा है। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में पिछले करीब 1 महीने से पड़ रही भीषण गर्मी, हीट वेव और सूखे जैसे हालात से आखिरकार लोगों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। कल देर शाम से कश्मीर घाटी के अधिकतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है।
आज भी श्रीनगर में रुक रुक के बारिशें हो रही है। कश्मीर के छतरगुल अनंतनाग इलाके में बादल फटने के कारण छतरगुल के एक गांव में घरों के अंदर कीचड़ वाला पानी घुस आया और कई घरों को नुकसान पहुंचा। राहत की बात रही कि कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि इस ताजा बारिशों के चलते जो तापमान है उसमें काफी कई डिग्री गिरावट हुई है, जिसके चलते लोगों को हीट वेव से यहाँ पर काफी राहत मिली है। कैमरामैन रशीद के साथ